हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर आ गया हूं अपने जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर नोट्स लेकर एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। परंपरा के हिसाब से सबसे पहले इंडेक्स करेंगे। गाइस, डेफिनेशन हमारी हो चुकी है, लगभग 24 थिंकर्स हमने इन डेफिनेशंस में किए हैं। नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्सेस ऑफ लॉ को हमने दो पार्ट में किया है। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, सोशियोलॉजिकल हो गया, फिलोसफिकल अभी अपन लोग कर रहे हैं। तो फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को हम चार भाग में कर रहे हैं, बेसिकली 4 स्टेजेस में। सबसे पहले थी इसमें एनिशिएंट स्टेज, राइट। उसके बाद इसमें आती है मेडिवल, फिर आती है रेनेसांस पीरियड, पुनर्जागरण काल, और लास्ट में आता है मॉडर्न पीरियड। एनिशिएंट में हमने सोक्रेट्स को किया, प्लेटो को किया, अरिस्टोटल को किया, मार्कस टूलियस सिसेरो को किया और ज़ेनो ऑफ सिटियम को किया। और मेडिवल पीरियड में हमने सेंट थॉमस ऑगस्टीन को किया। उसके बाद सेंट थॉमस एक्विनस को किया, माफ कीजिएगा, थॉमस एग्वेस्टिन नहीं, सेंट ऑगस्टिनस, जिसको अपन ऑगस्टिनस ऑफ हिप्पो के नाम से भी जानते हैं। रेनेसांस पीरियड में हमने किसको किया? थॉमस हॉब्स को किया, जॉन लॉक को किया और जीन जैक्स रोसो को किया। आज हम शुरू करने वाले हैं इसमें मॉडर्न पीरियड, और मॉडर्न पीरियड की शुरुआत करेंगे हम ह्यूगो ग्रोशियस के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो श्रीमान जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है ह्यूगो ग्रोशियस। ये पैदा हुए थे ह्यूग डी ग्रोट ऑन 10 अप्रैल 1583 में डेल्फ में, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि न्याय शास्त्र की जो दार्शनिक विचारधारा है उसका पिता इनको कहा जाता है फादर ऑफ फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस, राइट। तो डच रिपब्लिकन फिलोसोफर थे, जूरिस्ट थे। ग्रोशियस laid the foundation of modern natural law by detaching law from theology and grounding it in reason. देखिए, रीजन का मतलब होता है तर्क भी होता है, बुद्धि भी होता है और विवेक भी होता है। कंटेक्स्ट के हिसाब से शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम रीजन का मतलब लेंगे तर्क। तो क्या किया ग्रोशियस ने? ग्रोशियस ने आधारशिला रखी किसकी? फाउंडेशन रखी किसकी? मॉडर्न नेचुरल लॉ की, आधुनिक प्राकृतिक विधि की। और कैसे रखी? इन्होंने क्या किया? लॉ को डिटेच कर दिया थियोलॉजी से। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म, धर्म संबंधी या धर्म शास्त्र। तो इन्होंने कानून को क्या किया? धर्म से डिटेच किया, अलग कर दिया। एंड ग्राउंडिंग इट इन रीजन, और बताया कि अगर आप कानून की आधारशिला देखना चाहते हैं तो वो आपको तर्क में मिलेगी, मतलब लॉजिक में मिलेगी, राइट। तो इनका सबसे फेमस वर्क है, मतलब सबसे फेमस बुक जो इनकी है या वर्क कह लीजिए, जो काम इन्होंने किया है, वो है डी जूरे बेली एस पेसिस, यानी कि ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। 1625 में लिखी गई, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये यूजीसी भी इसको, जुडिशरी में कई बार इसको पूछा जा चुका है कि ये जो बुक है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ये किसने लिखी है? तो आपका जवाब होना चाहिए ये लिखी है श्रीमान ह्यूगो ग्रोशियस ने, राइट। तो इस बुक में इन्होंने क्या किया है? सिस्टमाइज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ इन्फ्लुएंसिंग लेटर थिंकर्स लाइक कांत एंड लॉक, राइट। जॉन लॉक को हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इन्होंने सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमाइज किया है किसको? नेचुरल लॉ के सिद्धांतों को, प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों को और अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को और किसके? नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को। और इनके काम से बाद में जो थिंकर्स हुए, विचारक हुए, जिसमें आपका मोस्ट फेमस नाम है कांत और लॉक, बड़े प्रभावित हुए और अपने काम को इसी के अनुरूप उन्होंने आगे बढ़ाया। Grotius defined natural law as a dictate of right reason, pointing out act as morally necessary or based depending on their agreement with rational nature. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, डेड लाइन, ये यहां से यहां तक की ग्रोशियस डिफाइंड नेचुरल लॉ और रैशनल नेचर तक, अगर आप ये डेड लाइन समझ जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा ह्यूगो ग्रोशियस याद हो जाएगा। आपको दोबारा से ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रोशियस क्या कहते हैं? नेचुरल लॉ को डिक्टेट बताते हैं किसका? राइट रीजन का। राइट रीजन मतलब सही कारण या सही तर्क का आदेश। ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना। देखो, ये कहते हैं कि प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि सही तर्क का आदेश है, राइट रीजन से निकलने वाला डायरेक्टिव है। पॉइंटिंग आउट एक्ट एज मोरली नेसेसरी, ये कहते हैं कि जो आपके एक्ट्स हैं वो मोरली, नैतिक रूप से महत्वपूर्ण होने चाहिए, आवश्यक हैं, और बेस्ड डिपेंडिंग ऑन देयर एग्रीमेंट विद रैशनल नेचर। और उनकी आधारशिला क्या होगी? उनका सहमत होना किसके साथ? रैशनल नेचर के साथ। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। ग्रोशियस कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ है ना, वो किस चीज पर आधारित है? वो सही विवेक पर, यानी कि राइट रीजन पर आधारित है, और वो राइट रीजन का ऑर्डर है या आदेश है। तो ग्रोशियस के हिसाब से सही विवेक यह निर्धारित करता है कि राशनल रहना प्रकृति के अनुरूप होने के कारण नैतिक रूप से आवश्यक है। दोबारा सुनो,
ग्रोशियस ये कह रहे हैं कि आपको रैशनल रहना है, तर्क संगत रहना है, लॉजिक के साथ रहना है। और जब आप रैशनल रहते हैं, तर्क संगत रहते हैं और लॉजिक के साथ रहते हैं, तो आप प्रकृति के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू नेचर, आप मोरली बिल्कुल ठीक रहते हैं। मतलब ये अकॉर्डिंग टू नेचर आवश्यक है आपका रैशनल रहना। इसमें क्या है कि कौन से कार्य उसके विपरीत होने के कारण नैतिक रूप से निकृष्ट या अनैतिक है। यानी कि अगर आप रैशनल नहीं रहते, या फिर हम इसको इस तरीके से लेते हैं, थोड़ा आसान करते हैं। आप जब रैशनल तरीके से रहते हैं, रैशनल तरीके से जीते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन से कारण ऐसे हैं जो मोरली ना करने योग्य हैं, निकृष्ट हैं या अनैतिक हैं। क्योंकि प्राकृतिक विधि ये कहती है कि मनुष्य के पास अपना रीजन, मतलब अपना तर्क होता है, अपनी बुद्धि होती है, अपना विवेक होता है, और वो अपने तर्क, बुद्धि और विवेक से यह तय कर सकता है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें, सत्य बोलना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, सामाजिक कल्याण के कार्य करने चाहिए। मनुष्य के पास ये जो बुद्धि है, ये जो तर्क है और ये जो विवेक है, जो उसको ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये कहां से आया? ये प्राकृतिक विधि से आया, नेचुरल लॉ से आया, राइट। तभी यहां पर ग्रोशियस ये कह रहे हैं कि जब आप प्रकृति के हिसाब से तर्क संगत ढंग से कार्य करेंगे या तर्क संगत लॉजिक के हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे, तो आपको ये जरूर पता होगा कि इसके विपरीत कोई भी कृत्य आप करते हैं, इसके अगेंस्ट कोई भी काम आप करते हैं, वो ना तो करने योग्य काम है, ना वो नैतिक रूप से बिल्कुल भी ठीक है, नहीं है, और बिल्कुल अनैतिक है। थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। मनुष्य के पास विवेक है, और इसी विवेक के आधार पर वह यह पहचान सकता है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से कार्य गलत हैं। जो कार्य मानव की तर्क संगत प्रकृति और नैतिकता के अनुरूप हो। दोबारा सुनना, जो कार्य हम इंसानों के, मेरे, आपके तर्क संगत प्रकृति यानी कि आपके लॉजिक के, आपकी बुद्धि के हिसाब से मोरली अच्छे हों, वे नैतिक रूप से आवश्यक है, मतलब आपको उनको करना है। और जो कार्य आपके रीजन के हिसाब से अच्छे नहीं है, आपकी मॉरलिटी के हिसाब से अच्छे नहीं है, नैतिकता के हिसाब से अच्छे नहीं है। और जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं आपका मतलब आप जिस समाज में रह रहे हैं और उस समाज ने किन चीजों को अच्छा स्वीकार किया है और किन चीजों को बुरा स्वीकार किया है। जैसे अगर मैं एक मोटा मोटा एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि हम धर्म के हिसाब से हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं जब धर्म बीच में आ जाता है। अब जो जैन समुदाय के लोग हैं, वो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। तो उनके यहाँ पर किसी भी जीव को क्षति पहुंचाना, किसी भी जीव को मारना या मारकर खाना, उनके नैतिकता के हिसाब से, उनके तर्क के हिसाब से गलत है। अगर वो उसको करेंगे तो उनकी जो नैतिकता है, उनका जो तर्क है, वो ये कहेगा कि ये बिल्कुल अनैतिक और निकृष्ट कार्य है। अब आप कोई दूसरा भी धर्म देख लीजिए, जहां पर नॉनवेज खाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और उनकी डेली की दिनचर्या में वो शामिल है, तो उनकी तर्क संगतता और उनकी बुद्धि के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। तो ग्रोशियस यही कह रहे हैं, इन्होंने इसको ह्यूमैनिटी एट लार्ज को लिया कि जो कार्य मानव के रीजन, मानव के लॉजिक, मानव के विवेक, या मैं हिंदी में कहूं तो मानव की तर्क संगत प्रकृति और मोरलिटी, नैतिकता के अकॉर्डिंग हो, वो नैतिक रूप से करना आवश्यक है। और जो कार्य मानव के तर्क, नैतिकता और मानव स्वभाव के विरुद्ध हो, वह कार्य निकृष्ट है और अनैतिक है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। He emphasized that the natural law would still hold even if God did not exist, thereby making it universal and rational. तो यहां पर ये इस बात पर जोर देते हैं ह्यूगो ग्रोशियस कि प्राकृतिक विधि तब भी रहेगी अगर ईश्वर भी ना हो। यानी कि इन्होंने ये कहा कि प्रकृति जो है, उसका होना या ना होना ईश्वर के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता। तो इन्होंने यहां तक इस बात को खींच कर ले गए हैं कि अगर ईश्वर एग्जिस्ट ना करे तो भी प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल लॉ बना रहेगा। और यही कारण है कि ये नेचुरल लॉ को यूनिवर्सल और रैशनल बनाता है। इसका होना, इसका वजूद क्या बनाता है नेचुरल लॉ को? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, यानी सबके ऊपर एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल और रैशनल, तर्क संगत। तर्क संगत का और रैशनल का मतलब है कि इस कार्य को करने के पीछे एक लॉजिक है। यानी कि जब दो लोग बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तर्क देता है, एक वितर्क देता है, तर्क के अगेंस्ट में या फेवर में वितर्क देता है। एक तीसरे लोग होते हैं जो कुतर्क करते हैं, जिसका सिर ना पैर होता है। तो रैशनल का मतलब यहां पर होता है कि तर्क संगत, जिसके पीछे रीजन हो। ही इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ प्रूविंग नेचुरल लॉ। उन्होंने नेचुरल लॉ को प्रूव करने के लिए मेथड इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें आता है ए प्रायोरी थ्रू रैशनल डेमोन्स्ट्रेशन। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, ए प्रायोरी का मतलब क्या होता है? तर्क से निकला हुआ, जो अनुभव पर आधारित ना हो। लिख लो इसको, ए प्रायोरी का मतलब जो तर्क से निकलता है, रीजन से आता है, जो अनुभव पर आधारित नहीं है। मोटा माटी हम इसको लेंगे कि अनुभव पर आधारित नहीं है, तर्क से निकला हुआ है, थ्रू रैशनल डेमोन्स्ट्रेशन। एंड अ पोस्टीरियोरी,
पोस्टीरियरी का मतलब होता है जो अनुभव पर आधारित हो। तो यहाँ दो चीजें हैं, इन्होंने नेचुरल लॉ को प्रूव करने के लिए दो चीजें बताई, एक तो ए प्रायरी जो तर्क पर आधारित है, और ए पोस्टीरियरी जो केवल अनुभव पर आधारित है, थ्रू कॉन्सेंसस अमंग द सिविलाइज्ड नेशंस। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है हिज चीफ एक्सियोम्स, राइट। हिज चीफ एक्सियोम्स of natural law include abstaining from what belongs to others, restoring good, fulfilling promises, compensating damages and punishing offenders। तो उनके जो मुख्य एक्सियोम्स हैं नेचुरल लॉ के, जो उनके मुख्य तर्क हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि एब्सटेन फ्रॉम व्हाट बिलोंगिंग टू अदर्स, मतलब उन चीजों से आप दूर रहें जो दूसरों की हैं, ठीक है। रिस्टोरिंग गुड्स, गुड्स मतलब गुड्स को रिस्टोर कीजिए, मतलब या अच्छा कार्य कीजिए, ठीक है। फुलफिलिंग प्रोमिसेस, अपने वादे और अपने वचन निभाइए। कंपनसेटिंग डैमेजेस, अगर आपसे किसी का कोई नुकसान हो गया है तो उसको कंपनसेट कीजिए, और जो ऑफेंडर्स हैं उनको पनिश कीजिए। ग्रोशियस also defined the state as a complete association of a free man joined for rights and common benefit। और ग्रोशियस की जो डेफिनेशन है स्टेट को लेकर, राज्य को लेकर, वो ये कहते हैं कि एक एसोसिएशन है फ्री मैन, मतलब आजाद व्यक्तियों की एक एसोसिएशन, समूह या सभा है, जो किस लिए आई है, किस लिए ज्वाइन हुए हैं, फॉर राइट्स एंड कॉमन बेनिफिट, जो कुछ अधिकारों के लिए और कॉमन सामान्य लाभ के लिए इकट्ठे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के लाभ के लिए और कुछ अधिकारों के लिए इकट्ठे हुए हैं। His rational secular approach prepared the ground for modern international law and constitutional thoughts। तो जो इनकी सेक्युलर अप्रोच थी ना ग्रोशियस की, तर्क संगत और सेक्युलर अप्रोच जो ग्रोशियस ने इसमें दी है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट और संवैधानिक विचारों को काफी बढ़ावा दिया और उनको फलने फूलने में मदद की। चलिए टेबुलर फॉर्म में एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ये क्विकली याद हो जाए। इनका पूरा नाम है ह्यूग डी ग्रूट, ह्यूगो ग्रोशियस, डच ज्यूरिस्ट है, फिलोसोफर है, दार्शनिक है। पैदा हुए थे 1583 में, रुखसती हुई 1645 में। पैदा कहां हुए थे, डेल्फ में, कंट्री ऑफ हॉलैंड, डच रिपब्लिक। और रुखसती कहां से हुई इनकी, रोस्टॉक में, स्वीडिश पोमेरेनिया। तो ये इसलिए देते हैं कि इनके जो डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि यूजीसी में कई बार पूछ लेते हैं। टाइटल क्या है, फादर ऑफ फिलोसॉफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नेचुरल लॉ। कंट्रीब्यूशन क्या दिया है, डिटैच लॉ फ्रॉम थियोलॉजी। याद रखना ये पहले थिंकर अब तक आए हैं जिन्होंने कानून को धर्म से अलग रखा है। प्रिपेयर ग्राउंड फॉर सेक्युलर नेचुरल लॉ, और लीगेसी परंपरा देखिए, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ तैयार किया और इन्फ्लुएंस किया एनलाइटमेंट वाले थिंकर्स को, राइट। क्विक बाइट लेते जाइए। इनका फेमस वर्क है द लॉ ऑफ वार एंड पीस, जिसमें इन्होंने एक है नेचुरल लॉ स्प्रिंग्स फ्रॉम द एसेंस ऑफ मैन एंड द नेचुरल लॉ एज वेल एज पॉजिटिव मोरालिटी बोथ आर बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ राइटनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरी की पूरी एक लाइन आपने देखी ना, डेडलाइन, इसको जरा दोबारा पढ़ते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये कहते हैं कि नेचुरल लॉ स्प्रिंग्स फ्रॉम द एसेंस ऑफ मैन। एसेंस ऑफ मैन का मतलब है मनुष्य का स्वभाव। स्प्रिंग्स मतलब कहां से आया, प्राकृतिक विधि कहां से आई, मनुष्य के स्वभाव से आई। एंड द नेचुरल लॉ एज वेल एज पॉजिटिव मोरालिटी, यानी कि पॉजिटिव मोरालिटी क्या हुई, सकारात्मक नैतिकता। एक तो होती मोरालिटी, नैतिकता, पॉजिटिव मोरालिटी, सकारात्मक नैतिकता, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। बोथ आर बेस्ड ऑन द नोशंस ऑफ राइटनेसनेस, और ये किस पर बेस्ड है, किस तर्क पर आधारित है ये, कि आप दूसरों के साथ ठीक करें। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। देखो, नेचुरल लॉ मनुष्य के स्वभाव से पैदा होता है, यानी कि प्राकृतिक विधि जो है वो मनुष्य के स्वभाव से पैदा होती है। नेचुरल लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी, प्राकृतिक विधि और पॉजिटिव क्या होगी, सकारात्मक नैतिकता, दोनों का बेस क्या है, धार्मिकता, न्याय संगतता एवं उचित आचरण की अवधारणा। अवधारणा शब्द इस्तेमाल किया है, नोशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अंदर नोशन ऑफ राइटनेसनेस। दोबारा सुनो, नेचुरल लॉ, ग्रोशियस कहते हैं कि नेचुरल लॉ मनुष्य के स्वभाव से पैदा होता है। नेचुरल लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी दोनों का जो बेस है वो धार्मिकता, दोनों का बेस कहां से आता है, धार्मिकता, न्याय संगतता और उचित आचरण की अवधारणा से निकल कर आता है। आगे ये कहते हैं नेचुरल जस्टिस इज द जस्टिस इन डील विद ट्रूथ। प्राकृतिक न्याय वह न्याय है जो सत्य, निष्पक्षता और उचितता पर आधारित है, यानी कि किस पर, सत्य पर, और उसके बाद निष्पक्षता पर और उचितता, उचित के बाद ता जोड़ दीजिए, उचितता पर आधारित है। मतलब चीजें सत्य पर आधारित, निष्पक्ष, आप कोई पक्ष नहीं लेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, और जो उचित है, रीजन डिसीजन अगर हम पढ़ते हैं तो जो उचित है उसके ऊपर आधारित है।
तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इमर्ज फ्रॉम राइट रीजंस एंड दे ड्राइव फोर्स owing to the existence of the state with the basis of public disapprobation। ये कहते हैं कि मानव आचरण के नियम कहां से निकल के आए, देखो सुनो ध्यान से। मानव आचरण के नियम सही विवेक से उत्पन्न होते हैं। सही विवेक यानी कि राइट रीजन। अब रीजन का यहाँ पे मीनिंग कंटेक्स्ट में क्या हो गया, विवेक। हालांकि एक मिनट में लिख देता हूं। हाँ, तो ये कहते हैं कि मानव आचरण के नियम सही विवेक से उत्पन्न होते हैं और इन नियमों की जो प्रभावशीलता है कि ये कितने प्रभावी होंगे और पालन करने की शक्ति तथा राज्य में जो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो नियमों की प्रभावशीलता, नियमों को कितना प्रभावी ढंग से आप लगा सकते हैं और पालन करने की शक्ति कैसे उनकी पालना होगी, राज्य तथा सार्वजनिक अस्वीकृति लिखा हुआ है ना, पब्लिक डिसअप्रोप्रिएशन, तो सार्वजनिक अस्वीकृति के आधार पर प्राप्त होती है। ठीक है, दोबारा सुनो इस लाइन को कि ये जो नियम कितने प्रभावी होंगे, इनको लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, ये किस चीज पर आधारित होंगे, राज्य तथा सार्वजनिक अस्वीकृति के आधार पर ये निश्चित होगा। राइट। तीसरा क्या है, एग्रीमेंट ऑफ मैनकाइंड कंसर्निंग सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट इज एन इंडिकेशन दैट दोज रूल्स ओरिजिनेटेड इन राइट रीजन। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कहते हैं कि मानवता की सहमति, एग्रीमेंट ऑफ मैनकाइंड कंसर्निंग सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट, एग्रीमेंट ऑफ मैनकाइंड को देखते हैं, यदि किसी विशेष आचरण नियम को स्वीकार करती है, मानवता की सहमति, एग्रीमेंट ऑफ मैनकाइंड। आप ये मान के चलो कुछ लोगों का समूह है किसी देश में, किसी कम्युनिटी में, यदि वे किसी विशेष आचरण को स्वीकार कर लेते हैं कि भैया हम इसको, इस एक्शन को या इस आचरण को हम कंटिन्यू करेंगे, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह नियम सही विवेक से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति गलती कर सकता है, दो व्यक्ति गलती कर सकते हैं, तीन व्यक्ति गलती कर सकते हैं, एक पूरा देश, एक पूरा राज्य, एक पूरा समाज गलती नहीं कर सकता। तो इसलिए मानवता की सहमति के बारे में ह्यूगो ग्रोशियस कहते हैं, यदि कोई विशेष आचरण, कोई विशेष नियम, कोई विशेष कानून को मानवता स्वीकृति प्रदान करती है, तो यह इस बात का एग्जाम्पल बन जाता है कि वह नियम सही विवेक से उत्पन्न हुआ है। चलिए एक बार इसको और देखते हैं, जो हमने ऊपर का ना, रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इमर्ज फ्रॉम राइट रीजन। चलो इसको एक बार मैं दोबारा से मैं आपको बताता हूं कि मानव आचरण के जो नियम है ना, वो सही विवेक से उत्पन्न होते हैं और ये नियम कितने प्रभावी होंगे, इनकी पालना कैसे होगी, पालने की शक्ति राज्य तथा सार्वजनिक अस्वीकृति के आधार पर प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि यदि इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है और समाज के द्वारा भी उसे निंदा का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं ना भैया बहुत बुरा आदमी है, कानून तोड़ता रहता है, इसने मर्डर कर दिया या इसने डकैती डाल दी, तो ये सामाजिक निंदा है। हालांकि ये जो चोर गुंडे बदमाश हैं आजकल इनसे ऊपर उठ चुके हैं सामाजिक निंदा से, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, अपना भला देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इन डिटैचिंग द साइंस ऑफ लॉ फ्रॉम थियोलॉजी रिलीजन ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द सेक्युलर रैशनलिस्टिक वर्जन ऑफ द मॉडर्न नेचुरल लॉ। और जैसे ही ह्यूगो ग्रोशियस साइंस ऑफ लॉ यानी कानून को किससे, थियोलॉजी से, धर्म से अलग करते हैं, वैसे ही वो एक ग्राउंड तैयार कर देते हैं किसके लिए, मॉडर्न नेचुरल लॉ के लिए। और उस ग्राउंड का आधार क्या होता है, सेक्युलर रैशनलिस्टिक वर्जन। ठीक है, जैसे ही धर्म से, कानून धर्म से अलग हुआ, वैसे ही उसके लिए एक ग्राउंड तैयार होता है और उसके तत्व क्या है, सेक्युलरिस्टिक, रैशनलिस्टिक। ठीक है, और लीड टू मॉडर्न नेचुरल लॉ, आधुनिक प्राकृतिक विधि हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, among the jurists he mainly pointed out war as an essential need for society, that is for the social life and for the peaceful organized control of the society, that we may live intelligently with those laws of the common rule। ठीक है, बहुत सारे जूरिस्ट हुए, बहुत सारे विचारक हुए, मुख्यतः रूप से ह्यूगो ग्रोशियस ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, वॉर एज एन एसेंशियल नीड फॉर सोसाइटी। ये कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये एक बहुत ही एसेंशियल, महत्वपूर्ण जरूरत है समाज की। क्यों? क्योंकि फॉर द सोशल लाइफ एंड फॉर द पीसफुल ऑर्गेनाइज कंट्रोल, शांतिपूर्वक ऑर्गेनाइज कंट्रोल के लिए और सोशल लाइफ के लिए युद्ध जरूरी है। क्योंकि दैट वी मे लिव इन इंटेलिजेंटली विद दोज लॉज ऑफ कॉमन रूल,
ताकि हम उसमें बुद्धिजीविता के साथ रहें और जो हमारे लिए कॉमन लॉज और कॉमन रूल्स बने हैं, जो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे राइट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, हम उन्हें अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से एप्लीकेबल करें और विकास की तरफ अग्रसर हों। तो यहां पर ये नहीं कह सकते कि ह्यूगो ग्रोशियस जो थे वो युद्ध के पक्ष में थे कि युद्ध होते रहने चाहिए, लेकिन ह्यूगो ग्रोशियस का यहाँ पर मानना ये था कि युद्ध की वजह से जो चीजें बचती हैं बाद में, उस वो क्यों महत्वपूर्ण है, वो समाज में शांति के लिए महत्वपूर्ण है, समाज की जो सोशल लाइफ है उसके डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, और जो कॉमन रूल्स हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के राइट्स के लिए, उनकी एप्लीकेबिलिटी के लिए और उनके एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोशियस कैसे डिफाइन करते हैं नेचुरल लॉ को? ये कहते हैं अ डिक्टेट ऑफ राइट रीजन। हमने ऊपर पढ़ लिया है इसको, मैं बस बता रहा हूं आपको। यहाँ डिक्टेट का मतलब होता है आदेश। किसका है ये? राइट रीजन, मतलब ये विवेक, मैंने ऊपर कहा था ना रीजन, सम्यक या सही विवेक का आदेश है। पॉइंट आउट दैट एन एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद रैशनल नेचर हैज इन इट्स क्वालिटी ऑफ मॉरल बेसनेस एंड मॉरल नेसेसिटी। इसको मैं पूरा ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। सो दिस लॉ ऑफ नेचर कुड ऑब्टेन इवन इफ वी शुड कंसीड which cannot be done without the utmost wickedness, that there is no God or that the affair of man are of no concern to him। मतलब अभी हमने क्या कहा था, ह्यूगो ग्रोशियस ने क्या कहा ऊपर, कि नेचुरल लॉ तो तब भी एग्जिस्ट करेगा कि अगर ईश्वर भी ना एग्जिस्ट करता हो, राइट? क्योंकि जो हम पुराने थिंकर्स पढ़ के आए हैं, जिनसे क्वाइट ऑब्वियस ह्यूगो ग्रोशियस भी प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस है, जिसमें ये कहा गया कि जैसे जॉन लॉक ही कह देते हैं कि ये जो है ना प्राकृतिक लॉ है, जो प्राकृतिक विधि है, नेचुरल लॉ जो है, वो मनुष्य की अंतर आत्मा में ईश्वर के द्वारा अंकित की गई विधि है। दोबारा सुनो, कि मनुष्य की आत्मा में या मनुष्य के हृदय में ईश्वर के द्वारा अंकित की गई जो विधि है वो प्राकृतिक लॉ है। तो इसी को आधार बनाते हुए ह्यूगो ग्रोशियस ये कहने का दम रखते हैं कि अगर ईश्वर भी ना एग्जिस्ट करे तो भी नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करेगा। सो ग्रोशियस देयर बाय ग्राउंडेड द नेचुरल लॉ ऑन एन अटर्नल रीजन। अटर्नल का मतलब क्या हुआ? शाश्वत और सनातन। ठीक है, धर्म से मत जोड़ना इसको। सनातन मतलब जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि जो नेचुरल लॉ है वो शाश्वत है, सनातन है, प्रिवेडिंग द कॉस्मोस, ऑल्दो ही एडमिटेड दैट द अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ द थीस्टिक फाउंडेशन। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प के तौर पर वो देखते हैं, थीस्टिक फाउंडेशन मतलब लिखे हुआ है इसके बारे में बहुत सारी चीजें, आगे देख लेते हैं। इसकी टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। डेफिनेशन, डिक्टेट ऑफ राइट रीजन, आदेश है सही विवेक का, ठीक है। यूनिवर्सल मॉरल नेसेसिटी, इंडिपेंडेंस, वैलिड इवन विदाउट गॉड, नेचुरल लॉ वैलिड रहेगा बिना ईश्वर के भी। रैशनल है, सेक्युलर फाउंडेशन है, इसकी बेसिस क्या है? एग्रीमेंट विद रैशनल नेचर, डिटरमाइंस मोरल नेसेसिटी और बेसनेस। लीगेसी देखिए, अटर्नल रीजन, प्रिवेडिंग कॉस्मोस, रैशनलिस्ट, नेचुरल लॉ ट्रेडिशन। अब आगे चलते हैं। Grotius pointed out two methods existed for proving whether something was or was not in accordance with the law of nature। तो ग्रोशियस ने क्या क्या दो तरीके बताए हैं ये प्रूव करने के लिए कि कुछ भी, कोई भी चीज वो इन अकॉर्डेंस मतलब सुसंगत है लॉ ऑफ नेचर के साथ या नहीं। तो पहला तरीका है प्रूफ ऑफ प्रायरी, जिसको मैंने आपको ये कहा था तर्क से निकला हुआ, यानी कि जिसका आधार अनुभव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कंसिस्ट इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द नेसेसरी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ एनीथिंग विद अ रैशनल और सोशल नेचर, मतलब तर्क के हिसाब से और सामाजिक प्रकृति के हिसाब से इसमें चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। नेसेसरी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कि आप कहाँ पे आपकी सहमति है और कहाँ पे आपकी सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरा है प्रूफ ऑफ पोस्टेरिटी, जो अनुभव के आधार पर है। इन कंक्लूडिंग इफ नॉट विद द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, अगर एब्सोल्यूट आश्वासन एश्योरेंस के साथ नहीं है, एटलीस्ट विद एवरी प्रोबेबिलिटी, यानी कि हर एक संभावना के साथ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर, कि वो प्राकृतिक विधि के अकॉर्डिंग है, विच इज बिलीव टू बी सच अमंग ऑल नोशंस, सारे तर्कों के बीच में उसको ठीक माना जाता है, और अमंग ऑल दोज दैट आर मोर एडवांस इन सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन में और ज्यादा एडवांस है। He further added that no conclusion unfavorable to human nature needed to be drawn from the practices of notion that was savage or inhumane। मतलब ऐसी जो practices थी जो काफी savage थी या अमानवीय थी, दुर्दांत थी, उनके तर्कों के आधार पर आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए जो ह्यूमन नेचर के लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, इनके ऊपर, इन प्रैक्टिसेस के आधार पर। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ प्रूविंग नेचुरल लॉ की टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ प्रायरी, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट विद द रैशनल सोशल नेचर, लॉजिकल डेमोंस्ट्रेशन है इसकी। प्रूफ ऑफ पोस्टेरिटी, कंसेंसस अमंग नेशंस,
प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस। लिमिटेशन क्या है, सैवेज प्रैक्टिसेस को एक्सक्लूड कर दिया कि इनके आधार पर आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। फोकस कहाँ है, सिविलाइज सोसाइटीज पर। अब देख लेते हैं चीफ एक्सियोम्स क्या है नेचुरल लॉ के, जो ग्रोशियस ने बताई हैं। टू एब्सटेन फ्रॉम दैट विच बिलोंग्स टू अदर, जो दूसरे का है उससे आप दूर रहें। रिस्टोर करना है आपको अच्छी चीजों को, ठीक है। टू अवॉइड बाई पैक्ट्स एंड टू फुलफिल प्रोमिसेस मेड, ठीक है। जो पैक्ट्स आपने बनाए हैं या जो प्रोमिसेस किए हैं आपको उनको मानना है, निभाना है। टू रीपे एनी डैमेज डन टू द अनदर थ्रू फॉल्ट, आप गलती से किसी का नुकसान हो गया है आप उसकी भरपाई करेंगे। टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट अपॉन मैन वू डिजर्व इट, और जो दंड पाने योग्य मनुष्य है उसको आप दंडित करेंगे। ये चीफ एग्जाम्स है नेचुरल लॉ के, आगे भी इनकी टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। एब्सटेन फ्रॉम अदर गुड्स, रेस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है। रिस्टोर गुड्स, ड्यूटी ऑफ रेस्टिट्यूशन, फुलफिल प्रोमिसेस, वादे निभाए। पैक्टा सन्ट सर्वेंटा, इंटरनेशनल लॉ की झलक देखने को मिल गई होगी आपको यहाँ। रीपे डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनसेशन प्रिंसिपल, पनिश ऑफेंडर, जस्टिस थ्रू प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। अब देख लेते हैं स्टेट को डिफाइन कैसे किया है ग्रोशियस ने। ये कहते हैं कि इफ कंप्लीट एसोसिएशन, इट इज अ कंप्लीट एसोसिएशन ऑफ अ फ्री मैन जॉइंट टुगेदर फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ राइट एंड फॉर देयर कॉमन बेनिफिट। स्टेट क्या है, ये कंप्लीट एसोसिएशन है, फ्री मैंस की, आजाद व्यक्तियों की एक एसोसिएशन है, सभा है, असेंबली है, जो एक साथ आ गए हैं किसके लिए, अपने अधिकारों का एंजॉय करने के लिए और अपने कॉमन बेनिफिट्स के लिए। एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन, कलेक्टिव राइट्स एंड बेनिफिट की बात होगी। पर्पस क्या है, एंजॉयमेंट ऑफ राइट, कॉमन वेलफेयर। लीगेसी क्या है, अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, बिल्कुल यही था, और बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और किसका, संविधान का आधार है। अब क्रिटिसिज्म देख लीजिए ग्रोशियस का, ह्यूगो ग्रोशियस का जो आलोचना हुई। His attempt to detach law from theology was seen by some as weakening the moral foundation of natural law, making it too abstract। जो ग्रोशियस ने एक प्रयास किया कि कानून को धर्म से अलग किया, तो लोगों ने कहा कि इस हिसाब से जो ग्रोशियस हैं वो मोरल, वो जो नेचुरल लॉ की फाउंडेशंस हैं उसको नैतिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। द रिलायंस ऑन द पोस्टीरियरी प्रूफ, कंसेंसस अमंग सिविलाइज्ड नेशन, जो अनुभव के आधार पर है, was criticized as a Eurocentric and culturally biased, excluding diverse society। ये इसको, इसकी आलोचना होती है कि यूरोसेंट्रिक है या कल्चरली बायस्ड है, मतलब संस्कृतियों को लेकर पक्षपातपूर्ण है, और डाइवर्स सोसाइटी को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। जो विभिन्न सोसाइटी है, समाज है, जो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, इन्होंने कुछ ही लिया है, बाकी को एक्सक्लूड कर दिया है। His justification of war has sometimes necessarily contradict his emphasis on peace and justice, creating tension in his theory। ये कहते हैं, जो ग्रोशियस ने कहा था कि कभी-कभी युद्ध भी आवश्यक है शांति कायम करने के लिए, तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो इस पर एम्फेसिस करते हैं ग्रोशियस। एक तरफ वो शांति की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो इनकी थ्योरी में ये एक विरोधाभास उत्पन्न करता है जब ये वॉर का पक्ष लेते हैं कि वॉर कभी-कभी जरूरी है। क्रिटिक आर्ग्यू दैट व्हाइल ही सेक्युलराइज्ड नेचुरल लॉ, कि जब इन्होंने सेक्युलराइज किया नेचुरल लॉ को, ही लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड द टेंशन बिटवीन डिवाइन ऑथोरिटी एंड ह्यूमन रीजन। एक कमाल का क्रिटिसिज्म है, मुझे बड़ा ये अच्छा लगा। इनके जो आलोचक ये कहते हैं कि सेक्युलराइज तो कर दिया आपने नेचुरल लॉ को, प्राकृतिक विधि को, लेकिन आपने टेंशन थी ना जो उसको अनरिजॉल्व छोड़ दिया, किसके बीच में, डिवाइन ऑथोरिटी और ह्यूमन रीजंस के बीच में। डिवाइन ऑथोरिटी मतलब दैवीय जो ऑथोरिटी है, जो दैवीय आदेश है, और ह्यूमन रीजंस मानवीय तर्कों के बीच में। क्योंकि ये वो काल था जब मनुष्य क्या था, मेनली ये जितने भी पश्चिम के थिंकर्स हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द चर्च। वो ईश्वर की छांव से लेकर, ईश्वर की छांव से निकलकर किस तरफ जा रहे थे, मानवीय रीजंस की तरफ, मानवीय कारणों की तरफ, मानवीय तर्कों की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये रहता था किसी ना किसी थिंकर के साथ कि अगर वो डिवाइन ऑथोरिटी को उसका ड्यू क्रेडिट नहीं देता, या उसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर देता है, या डायरेक्टली ये कह देता है कि डिवाइन ऑथोरिटी कुछ भी नहीं है, मानव जो करता है वही है जो भी सब कुछ है, तो ये आलोचना का एक पॉइंट बन जाता है क्रिटिसिज्म का। Some modern scholars believe his rationalist approach ignored the social and the economic realities that shape law, कि इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज को उन्होंने इग्नोर किया जो लॉ को शेप करती हैं। तो इनका वो टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। सेक्युलराइजेशन, लॉ को डिटैच किया थियोलॉजी से, जिसको कुछ आलोचकों ने कहा कि इन्होंने मोरल बेस कम कर दिया नेचुरल लॉ का। मेड लॉ रैशनल एंड यूनिवर्सल, प्रूफ मेथड, कंसेंसस अमंग नेशंस इज इक्वल टू यूरोसेंट्रिक बायस बता दिया गया। इन्होंने एक्सक्लूड किया नॉन यूरोपियन सोसाइटीज को। वॉर जस्टिफाई किया, वॉर को हालांकि कभी कभी किया, ये एक विरोधाभास उत्पन्न करता है इनके, जो ये प्रेशराइज करते हैं कि शांति होनी चाहिए, फोकस करते हैं। डिवाइन वर्सेस रीजन, रीजंस मतलब मानवीय कारणों की बात होती है, डिवाइन मतलब दैवीय। सो टेंशन बिटवीन गॉड एंड रीजन अनरिजॉल्व्ड, ओपन पाथ फॉर सेक्युलर नेचुरल लॉ। और सोशल कंटेक्स्ट में क्या है, इग्नोर सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को इन्होंने इग्नोर किया है। ओवरली एब्स्ट्रैक्ट है इनका काम, रैशनलिस्ट फ्रेमवर्क।
अब देखते हैं कि ह्यूगो ग्रोशियस के मेजर वर्क्स क्या हैं, किताबें इन्होंने क्या क्या लिखी हैं। तो डी ज्यूरे बेली एक्पेसिस ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस 1625 में, सिस्टमैटिक ट्रीटीज ऑन नेचुरल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद इन्होंने लिखी है मेयर लिब्रियम द फ्री सी 1609 में, एडवोकेटेड फ्रीडम ऑफ द सीज बेसिस ऑफ मैरीटाइम लॉ। इसलिए इंटरनेशनल लॉ का रिफ्लेक्शन आपको यहां से मिलना शुरू हो गया होगा। सो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर अपन यहीं वाइंड अप करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं www.thelogicalstudies.com। टेलीग्राम चैनल है TLS UGC नेट लॉ, ज्वाइन कीजिए इसको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है 7302606241। So guys, this is your friend advocate Lakshay Kumar Singh signing off for the day. See you tomorrow with a fresh topic. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। Thank you very much.